Today's topic is very relevant. Why do I say that today's topic is very relevant? Because this is our exam time, and during our exam time, we work a lot on some portion of our syllabus. We work on our subject matter. Sometimes we prepare from different sources. बहुत सारे सोर्स से हम अपनी तैयारी करते हैं, and we find different types of the answers that are written in different sources. But the thing is, there are answers and they are written according to their perspective, and how we can get good answer, that is the main purpose. Or what is the basic difference that somebody tops? ऐसा क्या है कि कुछ लोग टॉप कर जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो टॉप नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत सारा मेहनत करने के बाद भी हमको लगता है कि हमको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला है। हमारी शिकायत होती है कि हमारी कॉपी नहीं चेक हुई, हमारी शिकायत होती है कि अ, अ, बहुत अच्छा लिखने के बाद में भी हम पास नहीं हो पाए या उतना अच्छा मार्क नहीं कर पाए। इन्हीं सारी चीज़ों को कवर करके आज के लेक्चर में आई डॉक्टर तलान सर एंड मी आर गोइंग टू डिस्कस थ्रू दिस प्रेजेंट पीपीटी। जो अभी आपके सामने पीपीटी दिख रहा है, इसमें लिखा है हाउ टू राइट स्कोरिंग आंसर, परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें, और हाउ टू टॉप द एग्जाम। तो मुझे लगता है कि ये वाला टाइम अब जो शुरू होने वाला है, अभी भी लोग आ ही जा रहे हैं, इसलिए ज्वाइनिंग होने में बड़ा टाइम लग रहा है इन लोगों को, टाइम का ख्याल नहीं है। तो आई से दैट ये जो अभी का पोर्शन हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन about the question paper and about the types of the questions that are asked, and according to the types of the question we should write differently। हमें जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से आंसर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, if there is long question, then it should be in the manner of the long question। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसा लिखा जाएगा, यही चीजें हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो आप यू सी, जनरली हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर होता है। उस क्वेश्चन पेपर में एक बेसिक मार्क्स दिया जाता है कि हाँ ये इतने नंबर का है और इतने क्वेश्चन है। मैं आपको एक एग्जांपल, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ। हमारे जरूरी नहीं है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज द पार्ट ऑफ आर यूनिवर्सिटी, हमारे यूनिवर्सिटी का पार्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे यूनिवर्सिटी का हो, लेकिन एक क्वेश्चन का पैटर्न है जिसमें आप देखते हैं कि 3 घंटे दिए गए हैं। 3 घंटे देने के बाद में इसमें 50 नंबर है, हो सकता है हमारा क्वेश्चन 100 नंबर का हो। तो इसमें जो पहला पोर्शन है वो आपका लिखा गया है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फर्स्ट 7 टॉपिक्स एंड एक्सप्लेन द लास्ट 3 ग्रुप्स ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द पोएटिक लाइंस HIJ इन अबाउट 100 वर्ड्स। 2-3 चीजें ध्यान देना है कि इसमें वर्ड्स लिमिट दिया गया है। अगर ये 100 वर्ड्स दिया गया है तो ये 100 वर्ड्स में ही होना चाहिए। बहुत और 100 वर्ड्स कितने में आएगा, आप 1 पेज से 1.5 पेज, इससे ज़्यादा नहीं। अब उसमें क्या लिखना है ये स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। आप दूसरा इसका पोर्शन देखिए। क्वेश्चन का नेक्स्ट पोर्शन हम पाते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि EFGH इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर हमारे यहाँ जैसे इसमें दिया गया है यूनिट सेकेंड, ये वाला पोर्शन क्या दिया गया है, यूनिट सेकेंड। हमारे यहाँ क्या हो सकता है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 3, सेक्शन सी, इस तरह से पूछे जा सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, व्हाट इज द फर्स्ट टास्क? सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम क्वेश्चन पेपर को 5 से 7 मिनट के टाइम पे पूरा देख लें कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है और कौन सा मुझे करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है। ये आपका एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपका एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप इस तरह से देख लेते हैं तो आपका एक माइंड मेकअप हो जाता है। हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन का जवाब अभी ना आता हो, लेकिन जैसे जैसे आप लिखते जाते हैं आपका दिमाग पीछे के क्वेश्चन पे जो आपको करना है वो दौड़ता जाता है। यू स्टार्ट टू थिंक इन योर बैकग्राउंड। सो डोंट स्टार्ट with the slight reading of the question paper. Read full question paper and decide that you will answer this question in this section, this question in this section।
ये आपको बहुत ही मदद करेगा आपके लास्ट मोमेंट पे, जो आपको बहुत तेज लिखना पड़ता है और आपकी कॉपी जब उस समय छीने जाने वाली होती है। अब आते हैं मेन डिस्कशन पे कि मेन डिस्कशन क्या है इसका। मेन डिस्कशन है कि इफ देयर इज लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, ये वाला पोर्शन मैं कवर कर रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। बाकी के जो दूसरे आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वो डॉक्टर तलान सर कवर करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, हाउ टू आंसर लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात है, सपोज इफ देयर आर टू लॉन्ग क्वेश्चंस दैट यू हैव टू सॉल्व, अगर आपको दो लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप टाइम डिसाइड कर लीजिए। अगर आपके पास 3 घंटे हैं, सपोज यू हैव 3 आवर्स, तो 3 घंटे के हिसाब से जोड़ लीजिए कि हमें 30 मिनट देना है, 35 मिनट देना है, 25 मिनट देना है। रैंडम मत लिखना शुरू कर दीजिए कि आपको लगे कि 1 घंटा एक क्वेश्चन में ही आपने सॉल्व कर दिया। अगर 30 मिनट दिया गया है तो 30 मिनट के बाद में आपकी कॉपी बंद होनी चाहिए उस आंसर के लिए। सो टाइम मैनेजमेंट एंड रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन या कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आप पहली बार कभी कभी पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, तो उसको 2 बार पढ़िए। क्यों 2 बार पढ़ने को बोला जा रहा है, कभी कभी क्वेश्चन में कुछ पूछा जाता है और आप आंसर कुछ और दे करके चले आते हैं। क्वेश्चन इज ऑलवेज स्पेसिफिक। एक क्वेश्चन में हमेशा एक ही आंसर हो, किसी की जगह से अपने आप को म्यूट कर लीजिए। Kindly mute yourself. ओके, डिस्कशन वाज दैट कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं कि ओवर इंथुजियाज्म में क्वेश्चन को पढ़ते भी नहीं आंसर देना शुरू कर देते हैं। सो दिस शुड नॉट बी डन। ये कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप क्वेश्चन को पढ़े ही ना और आंसर अपने हिसाब से देना शुरू कर दें। और दूसरा है, एक लॉन्ग क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है डिस्कशन एंड द थर्ड पार्ट इज कंक्लूजन। जो आपका तीसरा पार्ट है वो आपके कंक्लूजन का है। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, what what are the basic things that you have to write in introduction। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको जस्टिफाई करने के लिए राइट स्पेशल फीचर ऑफ मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द आस्क्ड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो स्पेसिफिक फीचर है, सपोज कि आपका इंग्लिश का कोई पेपर है, उसमें हैमलेट के ट्रेजिक फ्लॉ को पूछा गया है, और ये सोचिए कि ये सोचिए कि आपका जो ट्रेजिक फ्लॉ है आप उसे कैसे डिफाइन करोगे। तो ट्रेजिक फ्लॉ में केवल ट्रेजिक फ्लॉ की बात करना पड़ेगा और आपको ये बताना पड़ेगा कि हैमलेट कैसे ट्रेजिक फ्लॉ से रिलेटेड है। सो सपोज यू आर आस्क्ड व्हाट इज पोएट्री, सपोज यू आर आस्क्ड व्हाट इज प्लॉट, सपोज यू आर आस्क्ड व्हाट इज ट्रेजेडी, सपोज यू आर आस्क्ड टू राइट अ ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समवन। किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ लिया गया लॉन्ग क्वेश्चन में, किसी का थीम पूछ लिया गया, तो उसमें आपको ब्रीफली ऐसा लिख करके बता देना है। जस्ट अ मिनट। यस, ब्रीफली आपको उसको ऐसा लिख करके बता देना है कि यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल दूं, मैं पूछूं कि चांदपुर के बस अड्डे पे कैसे जाना है, तो आप मुझे अमरोहा से मत दौड़ाइए, नूरपुर से मत दौड़ाइए, आप सीधे बता दीजिए। अगर आप कॉलेज के गेट पे हैं तो किस, आप चौधरी चरण सिंह चौराहे पे जाएंगे तो आपको तुरंत अगर सीधे आप चले जाएंगे तो आपको चांदपुर का बस अड्डा मिल जाएगा। तो ये हुआ तरीका कि आपसे जो पूछा गया है डायरेक्ट आपको इंट्रोडक्शन में देना, मेन फीचर्स इन 1 पैराग्राफ। उसमें 4-5 पॉइंट्स लिखिए और पूरा का पूरा डिस्कस कर दीजिए, अपने प्लान को बता दीजिए कि आप कैसे डिस्कस करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है। एक बात मैं आपको और बोलूंगा, टीचर होने के नाते मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा, इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, वही आपका चेक किया जाता है। ये सीक्रेट है, मैं आपको बताता हूँ कि आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट इज द मेन पार्ट ऑफ योर आंसर। तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप तैयार कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन इतना लिखिए कि आपको रट जाए, और आपके इंट्रोडक्शन में किसी भी तरह का कोई भी मिस्टेक होना नहीं चाहिए। सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ गेटिंग फर्स्ट और गेटिंग फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर टीचर। जो आपका कॉपी चेक कर रहा होता है उसका पहला इंप्रेशन आपके इंट्रोडक्शन ही से ही पड़ता है।
इसलिए जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनका एक इंट्रोडक्शन लिखिए, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए कि एग्जाम में दो फायदा होगा। पहला, जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको चूंकि वो याद होगा, लगभग आप लिख देंगे। दूसरा, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जो आपका हाथ रुकने का, शुरुआत में हाथ कपने का जो आता है लिखने का, वो दूर हो जाएगा, आपका फ्लो बन जाएगा। सो प्रैक्टिस योर इंट्रोडक्शन इन अ वे। सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट आई से ऑन द सेकेंड पार्ट डिस्कशन। जो आपका सेकेंड पार्ट आता है क्वेश्चन का, वो आपका डिस्कशन होता है, यानी आपने जो चीजें इंट्रोडक्शन में बता दी है उसी पार्ट को आपको डिस्कस करना है। और कैसे डिस्कस करना है आप देखिए। थिंक ओवर मेजर पॉइंट्स एंड फॉर्म। हर एक क्वेश्चन को जो हम लिख रहे होते हैं, ध्यान से सुनिए, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, ऐसा नहीं जो ख्याल आया वो लिख दिया। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसके 7 या 8 मेन पॉइंट बनते हैं, यानी कि देयर आर 5, जैसे हेडिंग हम नहीं बोलते हैं, देयर आर 7 और 8 हेडिंग्स। लेकिन याद रखिए कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच गए हैं, आप डिग्री लेवल पे पहुंच गए हैं, जहाँ पे माना जाता है कि आप एक मेच्योर हैं, तो अभी आप हेडिंग का इस्तेमाल ना करें, पैराग्राफ में लिखना है। तो आप 4-5 पॉइंट या 6 करेक्टरिस्टिक्स एक आंसर के निकाल लीजिए, और उस करेक्टरिस्टिक्स को पैराग्राफ में लिखिए। पहले वाले को पहले पैराग्राफ में, दूसरे को दूसरे, तीसरे को तीसरे, इस तरह से लिखिए। और ये पॉइंट्स आपको याद कैसे हों, इसमें लिखा है, देखिए, थिंक ओवर मेजर पॉइंट एंड फॉर्म एक्रोनिम। एक्रोनिम ये होता है कि जब किसी भी शब्द के पहले लेटर को लेकर के कई सारे अगर मान लिया बड़ा वर्ड है तो उसको एक छोटे फॉर्म में कर लिया जाता है, तो उसी को एक्रोनिम बोलते हैं। जैसे कि आपके कॉलेज का क्या नाम है, गुलाब सिंह हिंदू पीजी कॉलेज, या तो आप उसे कैसे लिखते हैं, GSH पीजी कॉलेज, यही लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हो गया। यानी जी लिया गुलाब का, सिंह लिया, एस लिया सिंह का, एच लिया हिंदू का, देन पीजी कॉलेज। आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, एड्स। तो ए उसका क्या है, यू सी इन एड्स यू सी AIDS। एड्स का पूरा फुल फॉर्म पूछा जाता है कभी, कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा। यानी कि एड्स जो लिखा है वो फुल नहीं है, दैट इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म, दैट द इनिशियल लेटर। जैसे किसी का, जैसे मेरा नाम अभिषेक कुमार जायसवाल है, बहुत लोग बोलते हैं AK जायसवाल, तो A फॉर अभिषेक, K फॉर कुमार, J फॉर जायसवाल, कहीं कहीं AKJ लिखा जाता है, आप जब उसमें टाइम टेबल में देखते हैं। तो एड्स की बात अगर करें तो इसमें क्या, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो अब इसका एक एक पार्ट हमने ले लिया, लिख दिया, तो हमें पता है कि आपको समझ में आ रहा है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। याद करने का एक ट्रिक है, आप 5-6 पॉइंट्स को निकालिए कि एक आंसर के एक क्वालिटी होंगे, उसका पहला लेटर दे करके दिमाग में रख लीजिए, और देन स्टार्ट टू राइट विद पैराग्राफ। एक एक पैराग्राफ के साथ में उसको लिखना शुरू करिए। पहला पैराग्राफ में क्या होता है कि आपका पहला पैराग्राफ शुरू होना चाहिए किस स्टेटमेंट से, यानी कि की स्टेटमेंट होता है, यानी जो आपका हेडिंग आप लिखते हैं ना, उसी हेडिंग को लिख दिया आपने पहले पैराग्राफ में, और उसको जस्टिफाई करिए। एक पैराग्राफ में केवल एक बात होती है, यानी कि अगर बोला जाए कि हाथ में कितनी उंगली होती है, तो कहेंगे 5। हम अंगूठे की बात करेंगे तो जो सबसे छोटी उंगली है उसकी बात नहीं करेंगे, कहेंगे हाथ में पहला जो है वो अंगूठा है। अंगूठा कहाँ से होता है, कैसे लगता है, कितने उसका आकार है, यही डिस्कस करना है, इंडेक्स फिंगर की बात नहीं करनी है। तो अगर आपने 5 क्वालिटी ली है तो एक 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 क्वालिटी को लीजिए, एक करेक्टरिस्टिक यानी एक हेडिंग को लिखिए, उसको नॉर्मल पैराग्राफ में लिखिए, और उसी को बता दीजिए कि कैसे कैसे होता है। एक और चीज, जब आप पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो उसमें जो बेहतरीन चीज होती है, उसमें क्या, आपको कीवर्ड्स, जो मेन पॉइंट है, द मेन पॉइंट ऑफ योर पैराग्राफ इज योर कीवर्ड्स, उसको अंडरलाइन जरूर करें। और वो अंडरलाइन किसी हाइलाइटर से नहीं होना चाहिए, दैट अंडरलाइन शुड बी विद द ब्लू पेन और द ब्लैक पेन। और उससे भी ज्यादा बेहतर ये होगा कि अगर आप उसको लिखने के लिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर दें। क्यों बोल रहा हूँ, आपके हर एक पैराग्राफ को पूरा पढ़ना संभव नहीं है। उस पैराग्राफ के मेन पॉइंट को, उस पैराग्राफ का जो मेन सेगमेंट है, वो आपके काले वर्ड से या फिर अंडरलाइन उसको पढ़ लिया, पता चल गया कि हाँ आंसर में ये लिखा हुआ है। एंड टॉपर और क्या करते हैं एक आंसर को लिखने के लिए, वो कहते हैं कि एग्जाम्पल रखते हैं, और वो एग्जाम्पल इधर उधर के नहीं होते हैं, वो एग्जाम्पल टेक्स्ट के होते हैं, जो टीचर पढ़ाया होता है वहां से लिखते हैं। तो यू आर हाईली रिक्वायर्ड, यू आर हाईली रिक्वायर्ड टू पुट एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी जो आप किताब पढ़े हैं,
जो आपने स्टोरी पढ़ी है, जो आपने पोम पढ़ा है, वहां से कुछ लाइनें लेकर के, वहां से कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजों को निकाल करके आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देना है। ये एग्जाम्पल देने के साथ एक और मेथड होता है, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, डायग्राम बोलते हैं, या मैंने आपको एक बार सनराइज इफेक्ट बताया था। आप चाहें तो शुरुआत में ही एक सनराइज इफेक्ट बना करके कि ये पॉइंट है, इसमें आपने एक इधर से निकाल के एक गोला किया, गोले में खींच के चारों तरफ बता दिया कि इसकी एक क्वालिटी होती है। यू नीड, कहते हैं ना कि पिक्चर इज माइटर देन द वर्ड्स। जो आप एक ड्रॉ करके बता देंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, इस बच्चे को ये आता है, ऐसा मत सोचिए कि अंग्रेजी में हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अंग्रेजी में भी आप टेबल बना सकते हैं, आप कोई फिगर बना सकते हैं। आप फिगर बनाना नहीं आता, आर्ट अच्छा नहीं है, तो एक सर्कल करके उसके चारों तरफ उसकी क्वालिटी बता सकते हैं। एक ऐसे एक लाइन खींचने के बाद में 3-4 आपने कॉलम निकाल दिया, उसकी क्वालिटी बता दिया। सो दीज आर द थिंग्स दैट शोज दैट यू नो द आंसर, यू हैव रेड द टेक्स्ट। तो ये टॉपर्स की कॉपी में हमें देखने को मिलता है कि वो एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के साथ में जो टेक्स्ट है वो देते हैं। और एक खास बात जो मैं भी डिस्कस करना चाहूंगा कि वो टेक्स्ट को स्टेटमेंट के फॉर्म में देते हैं। टेक्स्ट को इस स्टेटमेंट के फॉर्म में, यानी कि डबल इन्वर्टेड कामा में उसके लिखने के तरीके होते हैं। जब आप कोई 2 या 3 लाइन का टेक्स्ट लिखें तो वो ऐसा ना हो आप लिख भी दें और टीचर को पता भी ना चले। उसको लिखने के लिए एक लाइन ऊपर का छोड़िए, एक लाइन नीचे का छोड़िए और उसको लिख दीजिए। या फिर अगर आप नीचे ऊपर की लाइन नहीं छोड़ रहे हैं तो सीधे सीधे एक काम करिए, ब्लैक पेन से उसको पूरा लिख दीजिए। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो पूरा का पूरा अंडरलाइन करिए। एंड यू हैव टू टेल दैट दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट, जो किसने बोला है। कोई अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रहे हैं, दैट शुड बी हाईलाइटेड। तो एक पैराग्राफ में जब आप स्टेटमेंट लिखते हैं तो दैट शुड बी रिटन इन प्रॉपर फॉर्म। थोड़ा सा 1.5 यानी कि जो आपका क्वेश्चन है, अभी मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा, सर भी देंगे कि किस तरह से वो है। थोड़ा सा इधर छोड़ा, थोड़ा सा इधर, बीच में आ गया, हमें पता चल गया कि ये टेक्स्ट से लिया गया है। ये टॉपर की कॉपीज में हमें हमेशा अक्सर देखने को मिलता है। नॉर्मली हम आंसर लिख देंगे कहीं से भी तो उस तरह से कोई असर नहीं पड़ेगा। और जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन इज लॉन्ग आंसर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप देख रहे हैं। एक आंसर तभी अच्छे से, कितना भी अच्छा लिख दे, अगर उसमें प्रॉपर स्पेस नहीं है, सुंदर तरीके से लिखा नहीं है। देखिए, ये बात भी अनऑफिशियल बोल रहा हूँ, आपका लिखा गया सुंदर राइटिंग, सुंदर राइटिंग का मतलब ऐसा नहीं कि मोती जैसे अक्षर हूँ, प्रॉपर स्पेस हो, पढ़ने में आ रहा हो, आपके कम से कम 5% नंबर पूरे के पूरे एग्जाम में बढ़ा देता है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। जो शब्द लिखें उसके बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि एक दूसरे से सटा दें और ऐसा नहीं कि एक दूसरे से इतना दूर रख दें कि उसका कोई तारतम्यता ही ना मिले। यू शुड राइट इन वेरी प्रॉपर वे, यू शुड पुट वर्ड्स विद द इक्वल स्पेस, जैसे कि आपको देखने में भी सुंदर लगे। वन थिंग, लीव वन लाइन विथ फ्रेश पैराग्राफ। और जब कोई दूसरा पैराग्राफ आप लिख रहे हो तो उस पैराग्राफ को अलग करने के लिए एक लाइन आप छोड़ सकते हैं, दैट इज परमिसेबल। नेक्स्ट, स्टार्ट ए पैराग्राफ विद की स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई इट। ये बात मैंने आपको बोला था कि की स्टेटमेंट क्या होता है। जो आप हेडिंग डालते हैं ना, सिंपल सा समझ लीजिए, जो आप हेडिंग डालते हैं वही आपका की स्टेटमेंट है। जो हेड डोंट राइट, ये मैं बोलूंगा कि हेडिंग लिखिए ही मत, हेडिंग की जगह पे आप की स्टेटमेंट लिख दीजिए और की स्टेटमेंट में जो सारी बातें लिखते हैं ना वो पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दीजिए। 5-6 लाइन का होता है। एंड इसीलिए बोला गया है की स्टेटमेंट क्या है, की स्टेटमेंट द फर्स्ट सेंटेंस, शुरुआत से लेके जो पूर्ण विराम तक का सेंटेंस होता है किसी भी पैराग्राफ को, उसको की स्टेटमेंट बोला जाता है। और उसी को जस्टिफाई करिए कि ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट को हमने आपको एक्रोनीम की बात बताई ना। अगर आप एक लॉन्ग आंसर लिखते हुए 5 पॉइंटों या 7 पॉइंट को रखें तो उसको एक्रोनिम में बात लीजिए कि हाँ ये है, जिससे आप भूले नहीं, एक के बाद दूसरे आप लिखते चले जाएंगे। एक और बड़ी समस्या आती है भाई, कट करने का। गलती हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उठाया पेन और जितना मर्जी चाहा उतना काट दिया। यू ऑलवेज नीड टू पुट ओनली सिंगल लाइन और योर मिस्टेक। जो भी गलती वर्ड में हो उसमें एक क्रॉस ऐसे कर दीजिए। 2-3 लाइन की गलती हो तो एक इधर एक इधर, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है कि आपको लगातार उस पर क्रशिंग करनी। डोंट स्क्रिबल इट, उसको जाला मत बना दीजिए। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ माय डिस्कशन इज कंक्लूजन। कंक्लूजन इज as much important as
द बिगिनिंग ऑफ द आंसर विद योर इंट्रोडक्शन। जितना आपका इंट्रोडक्शन के साथ में चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से आपका कंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट है। आपको कई सारे लोग बोल रहे हैं सर आप एक एग्जांपल दे करके बता दीजिए, आप इस सर इंग्लैंड के पेपर में ड्रा कैसे करते हैं बता दीजिए। इंग्लैंड के पेपर में, आई डोंट नो, इंग्लिश के पेपर में, सॉरी हाँ, इंग्लिश के पेपर में ड्रा कैसे करते हैं, ये भी समस्या आपका सॉल्व किया जाएगा। अभी लास्ट में वो चीज़ें हैं। हाँ, कंक्लूजन में क्या करते हैं, कंक्लूजन की शुरुआत ऐसे करिए कुछ वर्ड से, 10 का मतलब इस प्रकार, हियर, देयरफॉर, एज पर अबव डिस्कशन। और आप जो मेन पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, उसी मेन पॉइंट को आप अपने पूरे के पूरे जितने जितने आपने हेडिंग लिखे, पैराग्राफ लिखी, उस चीज को जस्टिफाई कर दीजिए। दैट इज योर आंसर। एक बड़ी बात होती है जो मैं भी यहाँ पे समअप करता हूँ इसके साथ, सर कितने पेज का लिखें एक लॉन्ग आंसर। अक्सर होता है कि 300 वर्ड में लिखिए, तो मैं बताऊं, अगर आप प्रॉपर स्पेस के साथ लिखते हैं तो 3 पेज, यानी कि 1 2 3, ओनली 3 सेक्शन आप द राइटिंग इज एनफ। बहुत ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। नाउ आई ओवर टू डॉक्टर तलान सर with the next part of the lecture. Okay, sir. Thank you so much. You have given a very, not in brief, but in detail, the description how to write the answer or how to get a score or top in the. Dr. Talan sir, hello, am I audible sir? Sir, next slide. Dr. Talan sir. Yes sir. Sir, okay. I had just shared the short next slide, that is short answer. Now yes. When you will finish this portion, I'll come with very short and objective, then I'll cover the example portion. Know how to write an introduction related to the long question. So this introduction is only and quite enough to write in the short answers, or it is depending on how words the examiner, the paper or the examiner, the university demands from us. 200 words, 100 words, 300 words, 500 words. So you just think about it and to write at least one paragraph related to that question. If you are going to attempt a very short question or very short question, so you just think that these things are very specific. These things should be very concise and they should be very considerable. कहने का मतलब ये है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए, और जो वो सवाल पूछ रहा है उसके बारे में वो सारी चीजें शामिल होनी चाहिए। क्या हमें उसमें देना है, ऐसा नहीं है कि उसने पूछ लिया, जैसे अभी सर ने एग्जाम्पल दिया था हेमलेट का, उसने पूछ लिया है आपसे ट्रेजिक फिला पूछ लिया है और आप उसमें दे रहे हैं ओथेलो का उसका कैरेक्टर, हेमलेट का कैरेक्टर दे रहे हैं, या ओफिलिया का कैरेक्टर दे रहे हैं, या उसका किंग हेमलेट का कैरेक्टर दे रहे हैं। तो स्पेसिफिक होना चाहिए हमारा जो शॉर्ट आंसर है, वो पूरी तरह से स्पेसिफिक ही होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। अगली बात आती है उसमें कोटेशंस की। ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें कोटेशन दें। यदि कोई ऐसी लाइन आती है तो उसमें आप इन्वर्टेड कॉमास में 1 या 2 लाइन दे सकते हैं। मतलब ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप उसमें ये चीजें दे सकते हैं। इट इज नॉट important that you are going to write the quotations in the short questions, but it depends on you what you have prepared for that questions or what related to the examination. अगली चीज आती है डायरेक्ट आंसर। हाँ, यही मैं कह रहा था, डायरेक्ट आंसर है उसका, स्पेसिफिक है, फोकस्ड कंसेप्ट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। जैसे कि आप लिखते हैं उसमें एक्सप्लेनेशन में रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट, तो उस किस कॉन्टेक्स्ट में आपको देना है और वो क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, तो इसके अकॉर्डिंग आप एक पैराग्राफ में अपना आंसर दे सकते हैं। यदि वो 5 वर्ड का पूछता है तो आप 1 और या 2 पैराग्राफ
टेक्स्ट आपने अध्ययन किया है तो उसमें आप अपनी टेक्स्ट को कोट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में दे सकते हैं। और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हेमलेट की कुछ लाइन्स हैं, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, उसको आप एक लाइन छोड़ के तुरंत ही उसे लिख सकते हैं। और लिखने के बाद में 3 लाइन उसे लिखने के बाद में उसे बिल्कुल कंक्लूड कर दीजिएगा, जिससे कि वो एक पैराग्राफ और दूसरा जो हमारा 200 लाइन या 100 वर्ड्स है वो उसमें आ जाते हैं। यानी कि एक पैराग्राफ फुल ऐसा होना चाहिए उसकी सपोर्ट में, जो वो पूछना चाहता है। कोटेशन आपने टेक्स्ट को कोट करने के लिए दे दिया है और उसके बाद में आप सीधे कंक्लूजन पर आ जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जामिनेशन का है मैनेजमेंट ऑफ टाइम। यदि आपने अपने सवालों के अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज कर लिया और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दे पा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन यदि आपने 1 घंटे में किया है, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपने 1 घंटे में किया है, तो सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव द होल आंसर्स विद इन द टाइम। 3 घंटे में आप पूरा पेपर फिर नहीं कर पाते हो। जो टॉपर्स होते हैं उनमें यही अंतर होता है कि वो अपना टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। और ध्यान इसलिए भी रखना है हमें कि हमें, इससे पहली वाली स्लाइड से, हमें इसलिए भी ध्यान रखना है कि जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे जो राइटिंग है वो किस तरह से हमारे कॉपी में लिखी जा रही है। अगली बात है, जो अगला क्वेश्चन हमें शुरू करना है, ये देख लीजिए कम से कम 4-6 लाइन का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आंसर खत्म हो गया उसके बाद में तीसरी लाइन में या उसके 2 लाइन छोड़ के हमने शुरू कर दिया। जो स्टे कॉन्शियस फॉर वर्ड लिमिट, डू नॉट राइट अननेसेसरी डिटेल्स। ये मैं आपको बता चुका हूं कि सारी चीजें स्पेसिफिक होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, कंसिडरेबल होनी चाहिए और कंक्रीट होनी चाहिए। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, दे आर वेरी मच, दे शुड बी वेरी मच कंक्रीट। ऐसा कंक्रीट का मतलब बिल्कुल सॉलिड रूप में, हमें उसमें कोई हेरा फेरी नहीं। अगली बात आती है, राइट ओनली फैक्ट एंड रिक्वायर्ड डाटा इन वेरी शॉर्ट फॉर्म। जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और में हमें जो भी सवाल वो पूछ रहा है उसी पर फोकस करना है। ऐसा नहीं कि हम कुछ और भी लिख सकते हैं। उसने पूछा कि ब्राउनिंग का जन्म कब हुआ था, व्हेन ब्राउनिंग वाज बोर्न, तो आपको ये लिखना है ब्राउनिंग वाज बोर्न इन 1978 या 1638। ये नहीं लिखना है कि वो जन्म हुआ था इंग्लैंड में या उसमें विक्टोरिया एरा से बिलोंग करता था या वो मॉडर्न एरा से बिलोंग करता था। स्पेसिफिक आंसर ही हमको उसमें देना है। डेट पूछिए तो डेट दीजिएगा। आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या, तो ये नहीं बताना मेरे पापा डीएम है। आपको ये बताना है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, इतनी बात मुझे करनी थी। उसके बाद में मुझे लगता है कि अब आई विल हैंड ओवर द माइक टू डॉक्टर अभिषेक जी। प्लीज कंक्लूड एंड द सम रिलेवेंट मटेरियल रिलेटेड टू द एग्जांपल्स व्हिच यू हैव कोटेड द टेक्स्ट ऑफ सम यूनिवर्सिटी, यू जस्ट शो टू द स्टूडेंट्स सो दैट दे विल बी बेनिफिशियल इन द एग्जामिनेशन। डॉक्टर अभिषेक जी। थैंक यू सो मच सर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने सर के अभी सारी चीज़ें सर ने बताई, मैं इसको रैप अप करते हुए चलता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आई से दैट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इज़ इंपॉर्टेंट? क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में हम सबसे ज़्यादा अपना समय ख़राब कर देते हैं। हमें आता है, हम जितना आता है उतना ही ज़्यादा लिखना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। आप कितना भी कर लें, बट यू कैन नॉट जस्टिफाई योर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। सर ने बोला कि डायरेक्ट आंसर देना चाहिए, तो डायरेक्ट आंसर का मतलब है कि जो पूछा गया है, जैसे सपोज व्हाट इज द ट्रेजिक फ्लॉ, तो ट्रेजिक फ्लॉ ही बताना है। सपोज व्हाट इज फैंटेसी, या आपसे पूछा जाए व्हाट इज प्लॉट, तो आपको केवल और केवल प्लॉट ही बताना है। जैसे कि आपका पूरा नाम या पूरा करेक्टरिस्टिक आप एक अपने करेक्टर में आप सोचिए। सपोज कि यू आर 4 ब्रदर्स और आपसे पूछा जाए कि आपके कितने भाई हैं, एंड यू आर 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, तो आपके केवल भाई बताना है। यू आर नॉट गोइंग टू गिव द डिटेल ऑफ योर सिस्टर। उसी तरह से अगर टेक्स्ट में जो भी पूछा गया है हमें उतना ही बताना है, हमें अपना टाइम बचाना है, क्योंकि टाइम आपने लॉन्ग आंसर में लगाया है। 5 से 7 मिनट का टाइम होता है केवल जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन को, और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसमें कुछ नहीं करता, 1 लाइनर आंसर, 1 लाइन का आंसर देना होता है। राइट ओनली फैक्ट
and required data that is required. कि जैसे कि when what is the date of birth ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो शेक्सपियर का जो डेट ऑफ बर्थ है वही लिखना है कि द शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन द डेट ऑफ दैट. व्हाट इज द डेट ऑफ व्हाट इज द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ इंग्लिश बाइबल, तो आपको लिखना है कि 1611, यानी कि द बाइबल वाज पब्लिश्ड. आवश्यक से 2.5 मिनट ओनली रिमेन. सो नाउ कमिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव आंसर. ऑब्जेक्टिव आंसर में क्या करना है, अगर आपको आंसर आता है जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें सिलेक्शन करना होता है, ठीक है, तो आप उसको तुरंत करिए. अगर नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए और उसके बाद में एलिमिनेशन टेक्निक अपनाइए. एलिमिनेशन टेक्निक वो होता है जहां पे आप क्या करते हैं कि दो में से एक सही है एक गलत है, वो देखते हैं और वो लॉजिक लगा करके आप करिए. तुक्का लगाने वाला सबसे बाद में रखिए. तो सबसे पहले जानते हैं वो लिखिए, फिर एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए. और नहीं आते हो, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ दीजिए, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का लगाकर काम करिए. अब मैं आपको कुछ ये आंसर शीट दिखा रहा हूँ. ये आंसर शीट आपके देखिए कि मैंने बोला, सर ने बोला कि प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, एक वर्ड के बाद दूसरे के बीच में कितना प्रॉपर स्पेस है. और ये जो पैराग्राफ चेंज हो रहा है, पैराग्राफ यहाँ या तो एक लाइन छोड़ दीजिए, या तो जो देखिए जो वर्ड है उसके आधे से लेकर के शुरू हो रहा है, दैट इज द प्रॉपर वे टू राइट एंड द शिफ्ट विद द पैराग्राफ. यानी एक से दूसरे में जब हम आ रहे हैं तो पैराग्राफ को चेंज कर रहे हैं एक प्रॉपर स्पेस के साथ, थोड़ा सा 1.5 का स्पेस छोड़ते हैं. ये मैं बोलूंगा वेरी गुड आंसर. ये वेरी गुड आंसर क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एवरीथिंग इज क्लियर एनफ. ये आप देखिए जहाँ पे ये सर्कस लिखा हुआ है, यहाँ पर एक गलत हो गया है इसका, तो इसने कट लगाया है तो बिल्कुल उसको काला पीला नीला नहीं किया हुआ है. ही जस्ट पुट अ सिंगल लाइन एंड क्रॉस्ड इट. उसने एक सिंगल लाइन लिया है और इसको यूं क्रॉस कर दिया है. तो वाई दैट्स वाई इट इज गिवन वेरी गुड आंसर. और 5 में से इसको 4.5 नंबर मिले हैं. एक मैं और आपको आंसर शो करता हूँ, इसमें 9 नंबर इसको 10 में से मिले हुए हैं. आप फिर से देख लीजिए कटिंग किया है तो कैसे किया है. सपोज ये 2-3 लाइन का कटिंग होता तो एक ऐसे क्रॉस होता है, एक ऐसे क्रॉस होता है, यानी कि उसको छोड़कर और कुछ नहीं करते. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द गुड आंसर. जैसे कि आपको कुछ लिखना छूट गया है, या आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ का जो ऊपर वाला स्पेस है, यहाँ पर आपने एक एरो लगाया और ये लिखना शुरू कर दिया. यू सी, मैं बात कर रहा था शॉर्ट आंसर की, तो शॉर्ट आंसर देखिए सी का शॉर्ट आंसर लिखा गया है केवल इतने में, बिकॉज वी नीड ओनली द रिक्वायर्ड डेटा. हमें रिक्वायर्ड डेटा की जरूरत है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है. इसलिए आप ध्यान रखिए शॉर्ट आंसर को. वेरी शॉर्ट आंसर ये है. शॉर्ट आंसर अगर 150 वर्ड में है तो कम से एक पेज बहुत है. अगर वेरी शॉर्ट आंसर है तो एक पैराग्राफ बहुत है, एक पैराग्राफ का 4 या 5 लाइन. और अगर वेरी शॉर्ट टू वेरी शॉर्ट है तो एक लाइन आपका बहुत है. ऑब्जेक्टिव है तो आपका एक आंसर बहुत है. सो दिस इज ऑल दैट वी वांटेड टू डिस्कस.